नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि कमेंट बॉक्स में कुछ अलग अलग बातें हो रही हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ भी गलतियां हो गई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप वीडियो को पूरा देख लीजिए कि आगे जो मैंने गलती की है वो बाद में सुधार भी दी है, तो उसके लिए आप वीडियो को फुल देखा करो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो BSF रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, आपको किस किस लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे फिजिक्स आपके 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, टेक्निकल रहेंगे ये सब, टेक्निकल मैथमेटिक्स आएगा और GK GS और इंग्लिश के, यानी सब मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा, हर एक सेक्शन 20-20 नंबर का होगा, 20-20 होगा। हर एक सेक्शन नहीं, वो गलती से निकल गया मुँह से। तो आपका इंग्लिश का 10 क्वेश्चन होंगे, GK GS के 10 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और फिजिक्स का आपका टॉप मोस्ट यानी 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स अपने पास कैरी करेगा। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कैसे आपको फिजिक्स का सबसे हाई आपका लेवल है, आपका लेवल मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई है, उसमें क्वेश्चन का लेवल मतलब कहने का मतलब 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है, ये हाई कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं कह रहा हूँ मैं कि जो आएगा आपके पेपर में वो हाई लेवल रहने वाला है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके मैक्सिमम जो हैं वो आपके फिजिक्स के हैं। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे और आपके जो हैं केमिस्ट्री और दोनों ये रोल अदा करेंगे अच्छी खासी, क्योंकि अगर पीछे देखा जाए तो इसके आगे मैं एक वो स्लाइड ले लेता हूँ। तो अगर पिछली बार देखा जाएगा, पिछली बार नहीं, अगर आप क्लास 12 आप अगर पास किए हो तो अगर PCM से लिए हो तो भी तो फॉर्म फिलअप किया होगा, PC भी रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो PCM से आपने फिलअप किया होगा। तो अगर आपने अभी तक एयरफोर्स का पेपर दिया होगा, एयरफोर्स वाले सभी कैंडिडेट होंगे इसमें, मुझे पूरी तरीके से भरोसा है, पूरा पता है कि एयरफोर्स वाले जितने कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को वैकेंसी को फिलअप किए हैं, फिल आउट किए हैं। तो बात रही अगर पिछली बार की वैकेंसी पे, मतलब अगर आपने PCM लिया होगा तो उसमें आपने फिजिक्स को ध्यान से दिया होगा और आपका केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स जो टेक्निकल है उसको भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा। लेकिन रही बात जब 12th बाद हम पास आउट हुए तो किसी ने ग्रेजुएशन किया, BA किया, BSc किया, उसके लिए मायने जो भी था उसने वो किया। अब जब आपका जो ये रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई इसमें इन्होंने केमिस्ट्री पूछ ली, वो भी 12th वाली। आपने अगर पिछली बार का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे केमिस्ट्री मिली थी 20 नंबर का, वो हल्की फुल्की नहीं है जो आप साइंस पढ़ लो बस उसमें से आ जाएगा केमिस्ट्री वाली, वो साइंस नहीं है केमिस्ट्री का। इसमें अच्छा खासा वही ना कि केमिकल रिएक्शन पूछ लेते हैं, IUPAC नेम पूछ लेते हैं, आप क्रिया वगैरह पूछ लेते हैं, रिएक्शन वगैरह पूछ लेते हैं। तो यानी 12th वाला पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे है, जिसे आप फिजिक्स का देखते हो और केमिस्ट्री का देखते हो और आपका मैथ टेक्निकल का देखते हो क्लास 12th में, जो एयरफोर्स में बाकायदा पूछा जाता है, वही सेम आपका क्लास 12th की यहाँ पे केमिस्ट्री रहने वाली है। तो अगर हमने क्या कर लिया, अगर पिछली बार की हम कट ऑफ यहाँ पे करें बात, पिछली बार की कट ऑफ गई थी 94.25 गई थी, वैकेंसी भी अच्छी खासी थी तो इतनी कट ऑफ गई थी। अब इस बार की कट ऑफ तो इतना नहीं रहने वाली है क्योंकि इससे बढ़ेगी वो, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ पे। तो 94.25 गई थी वो भी इस पे आप पे, और आपका 40 क्वेश्चन जो थे फिजिक्स के थे आपके, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और हर एक क्वेश्चन क्या रखता है अपने पास, वो 2 मार्क्स रखता है, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहता है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास 40 फिजिक्स के क्वेश्चन हो गया, 20 आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। हम अदर की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ को भी हमने छोड़ दिया है और GK GS को इंग्लिश को छोड़ के चल रहे हैं हम। 40 20 60 ये टोटल आपको मिला लें तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के। अब इनसे ही कितना नंबर बन जाता है आपका, 120 नंबर आपका यहाँ पे कम्प्लीटली बन के निकल के आता है। कितना, 120 नंबर टोटल यहाँ पे आपको बन के निकल के आता है, 60 दूना 120। अब अगर आपने फिजिक्स में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो एयरफोर्स के लेवल से या किसी भी लेवल में हो। अब इसमें 2 तरीके की वैकेंसियाँ हैं, एक रेडियो ऑपरेटर का है जो आपको जैसे बंकर वगैरह में जो रेडियो फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं तो आपको वैसा फौजी बनना पड़ेगा, और एक रेडियो मैकेनिक होगा कि कोई भी अगर उसमें कमी आ रही है, कोई भी खामियाँ आ रही हैं तो उसको जाके तुरंत ठीक करना पड़ेगा आपको। तो 2 तरीके की यहाँ पे पोस्ट हैं, रेडियो ऑपरेटर की और रेडियो मैकेनिक की। अब रेडियो मैकेनिक में ज़्यादातर जो सिलेबस आने वाले हैं वो कम्युनिकेशन रिलेटेड आएंगे, जो आपके क्लास 12th में आपने पढ़े होंगे, यानी जो आप क्लास 12th में आप पढ़े होंगे अगर, क्लास 12th में आपको कम्युनिकेशन का, दूर संचार का, और जो आपका वो होता था क्या ट्रांजिस्टर वगैरह, PNP संधि डायोड और NPN संधि डायोड आपका, और जंक्शन जो थे यानी, और दृष्टि धारा, ये जो प्रत्यावर्ती धारा, ये सब आपका जो है वो रेडियो मैकेनिक के लिए इसके जो सारे चैप्टर हैं वो आपके लिए क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, मैंडेटरी हैं,
अभी मैं क्लियर बता दूंगा कौन कौन से मेन चैप्टर हैं, आपको वो पढ़ लेना है, क्योंकि वो नंबर गेन करा देंगे। मैक्सिमम नंबर आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स में ही पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैक्सिमम रहने वाला है वो आपका फिजिक्स में रहने वाला है। तो फिजिक्स अगर हमारी बन जाती है अच्छे से, उसमें पकड़ बन जाती है, क्वेश्चन अगर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा कर लिए, 40 क्वेश्चन है आपका, 30 अगर आपने उसमें कर लिए तो आपको नंबर अच्छे खासे वही गेन करवा देगा। उसके बाद आगे की बात करें तो जीके जीएस और इंग्लिश का है, तो वो शायद इसमें मेरे मुताबिक कोई पढ़ नहीं रहा होगा। जीके जिससे कोई भी नाता नहीं होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे तो उतना कोई फोकस उसमें करेगा नहीं, ज़्यादा फोकस वो फिजिक्स पे करेगा, केमिस्ट्री पे करेगा। तो ये नहीं करना है कि जीके जैसे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स तो बन जाएगी लेकिन पेपर का लेवल न मैं बता सकता हूँ अभी, ना आप बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता अभी जब तक पेपर होगा नहीं। पेपर के लेवल अगर कुछ के लेवल अगर कुछ भी हो गया तो आयोग को भी पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 रहने वाले हैं, तो बच्चे इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथ को ज़्यादा पढ़ेंगे, जीके जीएस वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें का शायद वो बना दें अच्छा खासा लेवल, और जीके जीएस का आसान बना दें, और जीके जैसा आप पढ़ ना रहे हो तो उसमें हो जाएगा, गलती हो जाएगी कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो शायद बेसिक क्वेश्चन भी आपको ना आए। तो जीके जीएस को छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट इक्वली बटे हुए हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों को पढ़ना है हमें। इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। अगर एयरफोर्स के कैंडिडेट हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। अगर एयरफोर्स का आपने लेवल जो पढ़ा हुआ है फिजिक्स का, इस बार का लेवल आ रहा है जब से इन्होंने अग्निवीर चालू किया है, 4 साल का जब से भर्ती चालू की है, अगर आप इस बार का पढ़ रहे हो फिजिक्स तो वो वही लेवल है। अगर उस लेवल को आपने पढ़ा है तो रेडियो ऑपरेटर में इससे थोड़े लेवल का पूछा जाएगा, इससे अप लेवल का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जहाज़ वगैरह देखनी रहती है, जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको और उसमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको रेडियो ऑपरेटर ट्रेनिंग के बाद आपको बस बंकर में बैठा दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो फिजिक्स का यहाँ 40 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ तक मतलब जो अभी तक मैंने बताया उतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी बातें ना समझ में आई तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे उल्टे शब्दों में नहीं, थोड़ा आसान शब्दों में बताया करो, थोड़ा समझ में आ जाए। तो बात रही भाई कि जीके जिसको मैंने कहा कि पढ़ना छोड़ना नहीं है, ये सभी बच्चों के दिमाग में यही आता है कि जो सब्जेक्ट बिल्कुल इसमें से वो नंबर बहुत कम निभा रही है तो उसको छोड़ दो, उसको रहने दो पढ़ने को। बात हुई इंग्लिश पे हो जाएगी, तो इंग्लिश तो आती ही है एयरफोर्स की, वो हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं उसे छोड़ देंगे। लेकिन इंग्लिश में भी अगर उसने बेसिक पूछ लिया, कोई दूसरा इडियम फ्रेज पूछ लिया, इडियम फ्रेज जब तक याद जितने याद करते जाओ उतना कम रहता है। तो इडियम फ्रेज कैसे कोई ऐसा आ गया जो नहीं आपको पता है तो नंबर तो वहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये भी ध्यान में रख के चलना है आपको, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो मैं कुछ जो है फिजिक्स के चैप्टर आपको बता देता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक बोथ है, दोनों के लिए मिल जाएगा आपका। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चैप्टर पहला, स्थिर वैद्युतिकी जिसे हिंदी में कहते हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी आपका पहला चैप्टर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जितना इसके अंतर्गत आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, विद्युत चुम्बकीय, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय फ्लक्स, जितना भी आपका इसके अंतर्गत आता है उसको आपको पढ़ लेना है, सब का सब यहाँ पे पढ़ लेना है। फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको, फॉर्मूला समझ लेना है, और डिपेंड करने वाली चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है उसे, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है कि जब जैसे प्रेशर इधर का बढ़ रहा हो तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो इस टाइम का जो क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड आपका क्या पड़ेगा जब हम अगर मतलब जो है कोई खोखला गोला है वो पारे से भरा हुआ है, उसका जो है मरकरी खाली कर दी जाती है तो उस पर आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बढ़ने घटने वाले होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। वो चाहे आपने एयरफोर्स का दिया हो, ये बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का दिया हो, एनडीए का दिया हो, आपने सीडीएस का दिया हो जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, वो उस एग्जाम में आपने ये जो कंपेरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब पहला आपका चैप्टर ये हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी जो चैप्टर है आपका, इससे क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा भी आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और आपका अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर मैं इनके लिए बता रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, क्योंकि इनका ट्रेड ही वैसा ही है। रेडियो मैकेनिक में आपको मैकेनिकल वाला काम करना पड़ेगा, तो इन सारे चैप्टर को आपको बहुत ही डीपली नॉलेज होना चाहिए उस टाइम पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, 3 चैप्टर इधर बता दिए मैंने। और आप एक मतलब नोट कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं, विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी इसका जो है इस चैप्टर का जो महत्व है वो कहाँ है वो आपको पता चल गया होगा।
रेडियो मैकेनिक में इस चैप्टर का जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि रेडियो मैकेनिक में काम ही वही रहता है फ्रिक्वेंसी का। हमें सब डिटेल जाननी पड़ेगी कि गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य और रक्त माइक्रो रेडियो जो तरंगे होती हैं उनका क्या क्या वेवलेंथ होती हैं, क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है, सब कुछ हमें जानना होगा रेडियो मैकेनिक ट्रेड के लिए। तो ये चैप्टर उनके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो संचार, दूर संचार, जो आपका चैनल दूर संचार जो आपका वो चैप्टर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए। ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको भी, क्योंकि कम्युनिकेट करना रहता है। तो नाम जब कम्युनिकेशन चैप्टर है तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार था कुछ क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन ज़्यादा पूछा गया था। आपका रेडियो मैकेनिक का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार का, उसमें जो है जो क्लास 12th वाले सब्जेक्ट थे, क्लास 12th में जो जितने सब्जेक्ट थे फिजिक्स के लगभग क्वेश्चन उसमें से उन्होंने पुटअप किया था। 11th वाला जो आया था वो रेडियो ऑपरेटर में आया था। रेडियो मैकेनिक में लगभग क्वेश्चन आपकी जो है क्लास 12th से पूछे गए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, कम्युनिकेशन चैप्टर हो गया आपका, और जो आता नहीं वो क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा है, वो फिगर बना रहता है और गेट वाला, हाँ, नॉर गेट और गेट और नैंड गेट, ये जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके रेडियो मैकेनिक के लिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया किस चीज़ के बारे में, तो ये हमने जो है फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस याद कर लेनी है, जैसे योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी अच्छी खासी अपने में रहती है कि मतलब लेवल वो भी रखी, कोई 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर आपका मिलने वाला है उसमें। तो इसमें हो जाएंगी जितनी अभिक्रिया हो जाएंगी, जैसे योगात्मक अभिक्रिया हो जाएंगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, और रिवर्सिबल हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन दिया जाएगा उसमें आपको वो रिएक्शन लिख के दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। जैसे यहाँ पे अब हम कह दें कि S प्लस सल्फ़र में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बनती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये तो बेसिक है, ये बेसिक रिएक्शन है, सबको पता है। सल्फ़र में ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है तो SO2 बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो योगात्मक, इसमें जो है दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ जा रहे हैं गिब्स आउट के बाद, तो दोनों पार्टिकल जब एक में जुड़ जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया, या जो जोड़ने वाली अभिक्रिया हो जाती है उसे कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाती है, जब एक में से दो पार्टिकल टूट जाते हैं, यानी वो सिंगल था से H2O को हमने क्या कर दिया, वो हाँ NaCl को हमने गर्म कर दिया। यहाँ पे हमने कर दिया NaCl को, अगर हमने थोड़ा सा हीट दी, पानी में घोल दिया तो वो किसमें टूट जाते हैं, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में आपको वहाँ पे वो टूट जाते हैं। NaCl प्लस नेगेटिव Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन मतलब दूर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पार्ट का दो पार्ट में बट जाना वियोजन कहलाता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया नाम दे दी जाती है। रिवर्सिबल क्या होती है, कुछ यहाँ पे बता देता हूँ मैं। रिवर्सिबल अभिक्रिया उत्क्रमणीय, यानी जो होती हैं कि जिनसे मिलके बना दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ हो गया Ca, जैसे हाँ कैल्शियम ऑक्साइड आपका कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें अगर आपका जैसे यहाँ पे सल्फ़र प्लस O2 आपका जुड़ गया, तो यहाँ पे ऐसे साइन बना रहता है, आपको पता होगा, ऐसे आपका यहाँ पे साइन बना रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे SO2। यानी सल्फ़र को अगर ऑक्सीजन के साथ में मैच करा दें तो SO2 बन जाएगा, लेकिन SO2 को फिर हम गर्म कर दें सल्फ़र ऑक्साइड में ये टूट जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हैं, रिएक्शंस हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। अब यहाँ पे हो गया ना 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, जो फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले हैं, और टेक्निकल मैथ का कोई ज़्यादा खास लेवल नहीं आने वाला है इसमें। अब जो है उन्होंने टेक्निकल का है जो 20 क्वेश्चन आने वाला है, तो RS सर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मुकेश कुमार सर की, वो आप देख लो। एयरफोर्स का जो लेवल है उसको आप देख लो। मैथ का कोई झंझट नहीं रहने वाला है कि बेसिक चैप्टर उसमें से, किसी पिछली बार भी बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आपको बेसिक रहने वाले हैं। ज़्यादा टफेस्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स भी ज़्यादा टफ नहीं पूछता, लेंदी पूछ लेते हैं, जो लगाने वाला ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और रही बात अब यहाँ पे हो गए 60, वो हाँ 60 प्लस 20 ये 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए टोटल। ये 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से हो गए। अब आगे बढ़ते हैं GK GS पे। तो GK GS आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा 40 में से अगर आपने क्या कर लिया, फिजिक्स का मान लो 30 क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, तो आपको GK GS अगर नहीं भी पढ़े हो काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स का उन्होंने जो है लेवल अब थोड़ा सा अप कर दिया, क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए, लेंदी रख दिए, और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है CBT
मतलब हार्ड बनाने का क्या मतलब बनेगा रीजन, आपको क्वेश्चन की बजाय वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बजाय वहाँ पर मैथ के जो लगाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो उसमें रख दिया तो शायद ऑनलाइन एग्जाम्स में यही तो एयरफोर्स में होता है कि 20 मिनट में उतने क्वेश्चन लग नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाती है क्वेश्चन लगाना ना पड़े, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो जाएगा। तो अगर आप 40 में से उन्होंने 15 दे दिए कॉन्सेप्चुअल, अगर 10 भी दे दिया, 20 दे दिए उन्होंने लगाने वाले सवाल लगाने वाले, तो उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चों का क्वेश्चन कम लग पाता है। तो इस वजह से आपको जीके जिस पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करना है। कुछ चुनिंदा चैप्टर होंगे, वो नहीं कह रहा मैं जितना उसमें लिखा है पिछली बार आया था, जहाँ जहाँ से आया सब पढ़ लो इतिहास पूरा, उतना नहीं पढ़ना है। मेन चैप्टर जो हो जाएंगे जीके जीएस का वो आपको पढ़ लेना है, वो आपको सर्च कर लेना है कि रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिकल जीके जिसका जो मेन चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, उसको मेन का आप पढ़ लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे आधुनिक मॉडर्न जो आपका हिस्ट्री आधुनिक भारत है उसको आप पढ़ लो, मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया पढ़ लो। उनसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो दिलचस्प भी बनता है कि अपने से रिलेटेड रहता है, हाँ क्या क्या हुआ था हमारे यहाँ भारत में 1947 के पहले या बाद में क्या क्या हुआ था, तो वो सब पढ़ना आपको ज़रूरी है। मॉडर्न आप इंडिया पढ़ सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लगातार। और रही बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश का आपको मैंने एक वीडियो बना रखी थी, अब वो याद नहीं है वीडियो में मैंने कहा था इंग्लिश का स्ट्रेटेजी, कोई भी एग्ज़ाम हो CPO IBPS का इंग्लिश बनाया था मैंने, IBPS के लिए इंग्लिश। अब इंग्लिश की स्टडी आप मानो या ना मानो, इतना भरोसा करना पड़ेगा। एयरफोर्स में मेरे खुद के 20 आउट ऑफ 20 थे, पैराग्राफ लेकर हर चीज़ 20 आउट ऑफ 20 मिला के मेरे हुए थे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, अभी नहीं, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो मेरे किसी दोस्त के पास होगा, मैं आपको ये लगा दूंगा, कम्युनिटी पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे। 20 आउट ऑफ 20 थे। अब किस बिहाफ पे थे वो, कैसे मैंने तैयारी की थी, तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखो यहाँ पर आएगी आपको ग्रामर का, उसमें सिलेबस में दिया रहता है, ग्रामर आपकी दी रहेगी, लेकिन ग्रामर आपको पढ़ना नहीं है, कभी भी पढ़ना नहीं है ग्रामर आपको, मैं कहता हूँ कभी भी ग्रामर आपको पढ़ना नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, किसके, इंग्लिश के आते हैं। उसमें 5 नंबर का पैराग्राफ बना के ले जाता है, आराम से ले जाता है। वो पैराग्राफ आएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर का वो बन गया। तो अगर पैराग्राफ में मान लो 5 नहीं, पैराग्राफ पढ़ लिया, 5 नहीं कर पाए, 3 कर पाए, 4 कर पाए, तब भी सही है, बेटर है वो, 5 में से 4 3 सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात है कि ग्रामर का सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन वो भी कहाँ से आता है कि ईच ऑफ से आ गया, प्रोनाउन से रिलेटेड करके आ गया, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहीं पे लग गया और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहीं पे कर दिया था, गैपिंग कर दी थी उन्होंने, फिलअप करना था। तो ग्रामर का बस 1-2 क्वेश्चन पढ़ना था। और पार्ट ऑफ स्पीच आपको कितने हैं, 8 हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जब यूट्यूब पे पढ़ने लगोगे तो इतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ा देंगे, तो ग्रामर पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। एक क्वेश्चन मिलेगा, उसकी बजाय हम अगर हमारा 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तैयार होता है तो हम उस पर ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करेंगे। तो जो आपकी मीनिंग आती हैं, तो एक तो सिनोनियम हो गया, एक एंटोनियम हो गया। 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसमें से जो आपकी रेडियो मैकेनिक था, इसमें जो इंग्लिश आती है रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में, तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, उसमें से पैराग्राफ शायद इसमें भी पूछा जाता है। हाँ पैराग्राफ आता है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पैराग्राफ के रहेंगे। और मीनिंग का खेल रहता है, तो मीनिंग आप याद कर लो, मीनिंग पे पूरा डिपेंड हो जाओ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी तैयारी करनी एग्ज़ाम की इंग्लिश की, तो उसके लिए सिर्फ आपको मीनिंग याद करनी है। मीनिंग अच्छे से याद कर लो, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होने की हद तक आ जाएगा। तो मीनिंग आपको याद कर लेनी है। मीनिंग याद कर लोगे, 5 क्वेश्चन से पैराग्राफ से बन जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। और पैराग्राफ इसमें उतना टफ नहीं पूछा जाता है जितना एयरफोर्स में पूछा जाता है। यहाँ पे जो पैराग्राफ आपका रहने वाला है वो बेसिक लेवल का होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो पैराग्राफ से आपके अगर 5 क्वेश्चन फंस गए तो वो तो 5 लग जाएंगे। अब बचे अदर 5 क्वेश्चन, तो अदर में से 5 क्वेश्चन आपने अगर लगा लिए तो मीनिंग के पूछ जाएंगे, सिनोनियम पूछ लेगा, एंटोनियम पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लिया जाएगा, इडियम फ्रेज पूछ लिया जाएगा। हो गए आपके वहाँ पे 4 क्वेश्चन ये, और एक ग्रामर का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो बस इतना हो गया लेवल आपका। अब जो है, अगर आपने देखो 40 में से फिजिक्स का जो है, 40 में से अगर आपने 30 कर लिए तो बहुत बड़ी बात, 60 नंबर आपके ये बन गए। और अगर आपने 20 में से केमिस्ट्री में से अच्छी खासी आपकी पढ़ाई हो रखी है, तो आपके 20 में से अगर 15 भी बन रहे हैं, 30 नंबर ये हो गया आपका। पिछली बार की कट ऑफ इन दोनों से आप क्लियर कर जाओगे, आराम से क्लियर कर जाओगे। और बात रही मैथ की, तो मैथ में 20 आउट ऑफ 20 सबके आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल मैथ में से जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है, फॉर्मूला यहाँ पे होता है बस। 20 आउट ऑफ 20 हो गए थे ये, और 90 2 110 हो गए। 110 नंबर यहाँ पे कट ऑफ आप क्लियर करके, पहले वाली प्रीवियस वाली। अब उसके बाद अगर आपके यहाँ जीके जीएस और इंग्लिश को मिला करके 20 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और 20 दूनी 40। अगर जीके जीएस में आप 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 कर लिए, 7 कर लिए, 7 दूनी 14 इधर,
और प्लस इंग्लिश में आपके 10 में 10 में जोड़ता हूँ, क्योंकि होंगे वो, अगर मीनिंग आपने याद कर लिया पूरे हो जाएंगे। तो 14 + 20 इधर 34 इधर हो गया। अब 110 में 34 जोड़ के देखो तो 110 प्लस यहाँ पे 34 नंबर और ये हो गया 144। अब ये नंबर जो इस बार की कट ऑफ लगने वाली है उससे आप कहीं ज़्यादा रहोगे, एकदम कहीं ज़्यादा रहोगे, इससे इसके पास नहीं जाएगी कट ऑफ। ये इनिशियल है, फेज़ 1 की है। अभी 5 जो रेडियो ऑपरेटर के लिए होता है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है इन पे। 50 जो नंबर का होता है वो इमला बोली जाती है, तो ये भी नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इंक्लूड होते हैं। पिछली बार जैसे हुआ था तो 200 मार्क्स आपके टोटल थे, यहाँ पे 165 कट ऑफ गई थी शायद, ये पूरा मिला करके 94.25 ये इनिशियल वाली, और जो पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव हुआ था इसको जोड़ के इन्होंने इतना बना दिया था। यानी इसमें कुछ जो इंक्रीमेंट हुआ था कट ऑफ में, तो यहाँ पे ये बातें थी। उसके बाद जो प्रीवियस जैसे मैंने इसके भी हफ्ते कहा आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है तो 94.25 थी पहले, इसके बाद अप होगी, थोड़ी सी अप होगी, वो आपका 100 और इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी, इससे अप नहीं जाएगी। इनिशियल कट ऑफ है फेज़ 1 की बता रहा हूँ, स्टेज 1 की। फाइनल वाली वो जब 50 नंबर का आपका जो इमला वाला हो जाता है, डिक्टेशन वाला हो जाता है, तो वो इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ मैं। इनिशियल कट ऑफ है, ये स्टेज कट ऑफ है, तो आपको लग जाना है ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी पे, क्योंकि इस बार इस वैकेंसी को जाने नहीं देना है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, आपको यहाँ पे कांस्टेबल नहीं बनाया जाएगा, हेड कांस्टेबल बन जाओगे डायरेक्ट आप। तो हेड कांस्टेबल वैकेंसी आपको इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी हो, एग्ज़ाम की वीडियो अगर आपने नहीं देखी वहाँ पे मैं आपको बता दिया है, क्लियर बता दिया है कि एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ो, क्यों कब होगा कैसे होगा, वो जब होगा तो अपने आप से होगा, वो आप पढ़ते रहिए और जहाँ भी रहिए वहाँ खुश रहिए। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।